हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉर्च बियर कॉमर्स क्लासेस एंड आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज जो हमारी सीरीज चल रही थी रिवीजन सीरीज, उसी में आज डिस्कस करने वाले हैं कंपनी ऑडिटर के बारे में। तो हम स्टार्ट करते हैं ऑडिट ऑफ कंपनीज के बारे में डिस्कशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी ऑडिट के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि कंपनी ऑडिट की ऑडिट कंपल्सरी है किसके लिए? एवरी कंपनी के लिए क्या है? ऑडिट जो है कंपल्सरी है। लेकिन जो सोल प्रोप्राइटरशिप है और जो पार्टनरशिप फर्म है और एचयूएफ है, इन तीनों ही फर्म में वॉलंटरी ऑडिट होता है। यानी कि चाहे तो ये फर्में एग्रीमेंट से अपना ऑडिट करवा सकती हैं और नहीं तो नहीं करवा सकती, इनके लिए वॉलंटरी है। बाकी एवरी कंपनी, ये फर्म है, इनके लिए वॉलंटरी ऑडिट, और बाकी सब एवरी कंपनी के लिए क्या है? ऑडिट जो है कंपल्सरी है। अब जो कंपनी एक्ट 2013 रूल है, ये एक रूल बेस्ड एक्ट है और इस एक्ट में 470 जो है सेक्शन मेंशन है। उसी के चैप्टर 10 में जो है ऑडिट मेंशन है, ऑडिट एंड ऑडिटर्स नाम से। ये इसकी हेडिंग है, ऑडिट एंड ऑडिटर्स। और इसका जो सेक्शन दिए हुए हैं ऑडिट से रिलेटेड 139 से लेके 148 तक दिए गए हैं। आप इसको ध्यान में रखिएगा। 138 में जो है इंटरनल ऑडिटर के बारे में, और उसके बाद 139 से लेके 148 तक जो सेक्शन है वो किससे रिलेटेड है? ऑडिट से रिलेटेड है। और ऑडिट पर कौन से रूल लागू होते हैं? कारो के रूल्स लागू होते हैं। कारो 2020 जो कि Feb 25 2020 में लागू किए गए। नेक्स्ट हम बात करें, ये जो सेक्शन दिए गए हैं और ये प्रोविजंस दिए गए हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह के आते हैं कि आपको कोई एक सेक्शन देके उसके प्रोविजंस के बारे में पूछ लेता है, तो आपको ये सब याद होना चाहिए। तो ये जो लिस्ट है, ये तो सब सेक्शन आपको याद हो ना हो, लेकिन सेक्शन आपको याद होने ही चाहिए। तो सेक्शन को याद करने का क्या तरीका है? आप एक पेज पे लिखिए और अपने रूम में चिपका दीजिए और उसके बाद उसको रीड आउट करिए। आप रेगुलरली सिर्फ रीड आउट करेंगे तो भी आपको सेक्शन याद हो जाएंगे। तो हम इसमें देखते हैं 138 में किसके बारे में है? इंटरनल ऑडिटर्स के बारे में। 139 में अपॉइंटमेंट है, किसका? ऑडिटर के अपॉइंटमेंट के बारे में है। उसके बाद 140 में अपॉइंटमेंट कर लिया, उसके बाद रिमूवल और उसके रेजिग्नेशन के बारे में है। 141 है जो ऑडिटर की क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन के बारे में है। एंड 142 जो है रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर, की ऑडिटर का रेम्यूनरेशन किस तरह से होगा और क्या रेम्यूनरेशन होगा, किस तरह से दिया जाएगा और कौन देगा, ये सब जो है मेंशन वो है 142 में। 143 में पावर एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर, ऑडिटर की जो पावर और ड्यूटीज हैं उनके बारे में है। 144 में ऑडिटर जो है, ऑडिटर को कुछ सर्विस हैं जो बैन की गई हैं कि वो सर्विस वो कंपनी को नहीं दे सकता है, उन सर्विस के बारे में दिया गया है। 145 में ऑडिटर टू साइन ऑडिट रिपोर्ट्स, ऑडिट रिपोर्ट्स पर किसके साइन होंगे, इससे रिलेटेड जो है ऑडिटर के साइन होंगे, वो क्वालिफाइड ऑडिटर होना चाहिए, इसके रिगार्डिंग में 145 में कहा गया है। 146 में क्या है? ऑडिटर जो है उसको अटेंड करनी पड़ेगी जनरल मीटिंग, उसके बारे में मेंशन किया गया है। और जो 147 है जो ऑडिटर के पनिशमेंट के बारे में है कि ऑडिटर कौन से जो ये प्रोविजंस है इनको फॉलो नहीं करता है, कि क्या क्या पनिशमेंट हो सकती है। एंड 148 जो है इस सेक्शन में मेंशन किया गया है कोस्ट ऑडिट के बारे में, कि कोस्ट ऑडिट किसके लिए कंपल्सरी है और किस फॉर्म में ऑडिट की रिपोर्ट देनी होगी और कितने टाइम में देनी होगी। ये सब रिगार्डिंग में क्या है? 148 में कोस्ट ऑडिट है। एंड 147 में क्या दिया गया है? ऑडिट कमेटी के बारे में दिया गया है। तो ये आपको समझ आया होगा कि ये सेक्शन दिए गए हैं और ये प्रोविजंस दिए गए हैं। सब सेक्शन आपको याद हो ना हो, लेकिन ये जो सेक्शन है और इनसे रिलेटेड प्रोविजन है ये आपको याद होने चाहिए। ओके, रेगुलरली रीड आउट करेंगे तो 5 से 7 दिन में भी ये याद हो जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करें तो 1 बाय 1 हम बात करते हैं। तो सबसे पहले 138 में जो इंटरनल ऑडिट के बारे में कहा गया है उसके बारे में देखते हैं। 138 में मेंशन क्या है? इंटरनल ऑडिट। और इंटरनल ऑडिट इसमें 3 टाइप में बांटकर इसे बताया गया है कि लिस्टेड कंपनी होती है उनको हमेशा जो है इंटरनल ऑडिट करवाना पड़ेगा। इंटरनल ऑडिट क्या है कि
जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसी का ही कोई एम्प्लॉय होता है या उसी का ही कोई पर्सन होता है जिससे जो है ऑडिट करवानी कंपलसरी है। तो ये सब किसके लिए कंपलसरी है और किसके लिए मैंडेटरी है, इस तरह से इसमें कहा गया है कि जो लिस्टेड कंपनी होती है, एवरी लिस्टेड कंपनी को हमेशा क्या करवाना होगा, इंटरनल ऑडिट। और उसके बाद अनलिस्टेड कंपनी के लिए 4 में से अगर कोई एक कंडीशन पूरी होती है तो उन्हें इंटरनल ऑडिट करवाना पड़ेगा और उन्हें इंटरनल ऑडिटर जो है अपॉइंट करना पड़ेगा। तो वो कौन सी 4 कंडीशंस है, आउटस्टैंडिंग एंड डिपॉजिट्स जो है 25 करोड़ से ज़्यादा हों या 25 करोड़ हो, और यहाँ पे जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो 50 करोड़ या 50 करोड़ से ज़्यादा हो, और जो लोन एंड बोरोविंग है वो 100 करोड़ या 100 करोड़ से ज़्यादा हो, और वहाँ पे टर्नओवर है वो 200 करोड़ या 200 करोड़ से ज़्यादा हो। यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, ये मैंने सीरियल वाइज ही लिखी है कि आउटस्टैंडिंग है तो 25 करोड़, और जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो 50 करोड़, और लोन जो है लोन एंड बोरोविंग 100 करोड़, और उसके बाद टर्नओवर जो है 200 करोड़, यानी कि 25, 50, 100 और 200, इस तरह से रिवाइज करने में आसानी रहेगी। तो इसी तरह से को मेंशन किया गया है। ये 4 कंडीशन में से अगर कोई एक कंडीशन फुलफिल होती है तो उसको इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा उस कंपनी को। और प्राइवेट कंपनी के केस में क्या कहा गया है कि लोन और बोरोविंग अगर 100 करोड़ या 100 करोड़ से ज़्यादा हो तो उन्हें क्या अपॉइंट करना पड़ेगा, इंटरनल ऑडिटर, एंड टर्नओवर उसका 200 करोड़ या 200 करोड़ से ज़्यादा हो। ये 25 करोड़ या 25 करोड़ से ज़्यादा हो, ये इक्वल वाला साइन आप ध्यान से देखिएगा, इक्वल है, इसमें शायद लगाना भूल गए हम। तो लोन एंड बोरोविंग 100 करोड़ या यहाँ पे करोड़ आ जाएगा, ओके, इसको करोड़ पढ़ें, और ये भी टर्नओवर जो है 200 करोड़ है, ओके। फंक्शन क्या होते हैं इंटरनल ऑडिटर के, इंटरनल ऑडिट रिस्क मैनेज करता है, संस्था के अंदर पता चल जाता है कि किस तरह से कहाँ पे एरर हो रहे हैं, कहाँ पे फ्रॉड्स हो रहे हैं, तो उसके लिए भी रिस्क मैनेजमेंट करने में आसानी रहती है, और जो एरर और फ्रॉड है वो हमें तुरंत पता चल जाते हैं। तो इंटरनल ऑडिटर का ये भी एक फंक्शन होता है और इंटरनल कंट्रोल बनाए रख सकता है। तो आई होप ये आपको इंटरनल ऑडिट का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। नेक्स्ट हम बात करें अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। इसको आप ध्यान से देखिएगा, आपके जो सिलेबस है उसमें भी स्पेशली मेंशन किया गया है कि अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, इसको आप ध्यान से देखिएगा। ये जो 1, 2, 3, 4 इस तरह से दिए गए ये सबसेक्शन है, ओके, ये सबसेक्शन का रूप है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि जो ऑडिटर होता है उसका टेन्योर कितना होता है। उसका टेन्योर होता है फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग से लेके 6th जनरल एनुअल मीटिंग तक, ओके। उसके बाद टर्म लिखा गया है, जो इंडिविजुअली कोई ऑडिटर है उसका टेन्योर होता है 5 इयर्स, लेकिन जो फर्म होती है वो 5 के 2 स्लॉट कर सकती है, यानी कि 10 इयर्स तक रह सकती है, बट उसमें क्या होना चाहिए, कॉमन पार्टनर नहीं होने चाहिए। फर्म जो है वो ऑडिटर कर रही है, उसमें बहुत सारे जो मेजोरिटी ऑफ जो पार्टनर हैं वो क्या है, चार्टेड अकाउंट हैं, और वो जो ऑडिट कर रही है उसमें क्या होगा, कॉमन पार्टनर नहीं होने चाहिए। और ये जो सेम पार्टनर जब ऑडिट करते हैं तो उनका जो कूलिंग पीरियड है वो 5 साल, यानी एक ऑडिटर है उसने ऑर्गेनाइजेशन की ऑडिट की, वो 5 साल तक उसी फर्म की ऑडिट नहीं कर सकता। 5 साल उसको गैप लेने के बाद दूसरा जो है उसके बाद वो अपॉइंट किया जा सकता है। तो कूलिंग पीरियड जो है 5 इयर्स। उसके बाद है थर्ड जो है रोटेशन के बारे में दिया गया है कि ऐसा भी हो सकता है कि ऑडिटर रोटेशन के रूप में कि ये ऑडिट नियुक्त किया गया है, उसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन कहे कि हमें इससे ऑडिट नहीं कराना, या फिर ऑर्गेनाइजेशन ये कहे कि किसी और से ऑडिट कराना या आप अपॉइंट कर दीजिए। इस तरह के जो रोटेशन होते हैं उसके रिगार्डिंग में इस सेक्शन में दिया गया है। और उसके बाद है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है रोटेशन प्रोसेस को कौन देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। अब ये जो है जो ऑर्गेनाइजेशन कंपनी में फर्स्ट ऑडिटर की नियुक्ति कैसे होती है और सब्सिक्वेंट ऑडिटर की जो अपॉइंटमेंट है वो कैसे होती है, इसके दो पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। आप इसको देखिए, सब्सिक्वेंट ऑडिटर जो है वो गवर्नमेंट कंपनी में कौन अपॉइंट करता है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल जो है 180 डेज के अंदर क्या करेगा, गवर्नमेंट कंपनी में जो है अपॉइंट करेगा सब्सिक्वेंट ऑडिटर। और अदर देन जो कंपनी है उसमें कौन करता है, मेंबर करते हैं। ये 139(5) सबसेक्शन है, ओके,
139 सेक्शन सबसेक्शन 5 में ऐसा कहा गया है। और उसके बाद फर्स्ट ऑडिटर की जो अपॉइंटमेंट होती है वो गवर्नमेंट कंपनी में किस तरह से होती है और जो अदर देन कंपनी उसमें किस तरह से होती है, इसे बताया गया है। तो सबसे पहले हम बात करें गवर्नमेंट कंपनी में। गवर्नमेंट कंपनी में CAG कंट्रोलर ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया जो है वो 60 डेज में इसको अपॉइंट कर देगा। और 60 डेज में अपॉइंट करने के बाद अगर 60 डेज में अपॉइंट नहीं करता है तो कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 30 डेज में अपॉइंट कर देगा फर्स्ट ऑडिटर को। अगर ये भी नहीं हो पाता है तो मेंबर जो है 60 डेज में उसको अपॉइंट कर देंगे। तो इस तरह से कंपनी फर्स्ट ये जो मेंशन किए गए हैं 139 सेक्शन सबसेक्शन 7 में मेंशन किए गए हैं। उसके बाद है अदर देन कंपनी, जो गवर्नमेंट कंपनी नहीं है उसमें क्या होगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है 30 डेज में अपॉइंट करेंगे फर्स्ट ऑडिटर को। अगर ये भी फेल हो जाता है तो क्या होगा? आगे के जो 90 डेज है उसमें मेंबर जो है अपॉइंट कर देगा। ये सब दिया हुआ है 139 सबसेक्शन 6 में। ओके, मैं अब भी ये कह रही हूँ कि सबसेक्शन आपको याद हो ना हो लेकिन सेक्शन आपको याद होने चाहिए। यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जो टेन्योर है 1 to 6 AGM तक रहेगा, उसका जो टर्म है वो 5 ईयर रहेगा और फर्म है तो वो 5 के 2 टाइम कंप्लीट कर सकती है। और कॉमन पार्टनर नहीं होने चाहिए। जो रोटेशन की प्रोसेस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगा। और उसके बाद फर्स्ट ऑडिटर का जो अपॉइंट किस तरह से किया जाता है और सब्सिक्वेंट ऑडिटर होते हैं उनको अपॉइंट किस तरह से किया जाता है, गवर्नमेंट कंपनी में कितने डेज में, और उसके बाद अदर देन कंपनी में कौन अपॉइंट करता है। और गवर्नमेंट कंपनी का नाम आते ही CAG आएगा, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यही अपॉइंट करेगा। ओके, उसके बाद एक कैजुअल वैकेंसी, मान लीजिए कोई वैकेंसी हो जाती है, ऑडिटर जो है रिजिग्नेशन दे देता है तो ये गवर्नमेंट कंपनी में क्या 30 डेज के अंदर अपॉइंट किया जाएगा। और उसके बाद अदर देन कोई कंपनी है तो उसमें 30 डेज के अंदर कौन मेंबर जो हैं अपॉइंट करेंगे। और रीअपॉइंटमेंट के बारे में भी यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें तो ये अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर आपको समझ आया होगा, मेनली 139 में ये मेंशन है। उसके बाद टेन्योर किस तरह का होता है, टर्म किस तरह से है, रोटेशन कौन करेगा, रोटेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है रोटेशन प्रोसेस देती है। फर्स्ट ऑडिटर को किस तरह से अपॉइंट होता है गवर्नमेंट कंपनी में, अदर देन कंपनी में। सब्सिक्वेंट ऑडिटर है गवर्नमेंट कंपनी में किस तरह से अपॉइंट होता है और अदर देन किस में। कैजुअल वैकेंसी है तो उसकी सूचना किस गवर्नमेंट कंपनी को 30 डेज में देनी होती है, अदर कंपनी को 30 डेज में देनी होती है। और रीअपॉइंटमेंट के बारे में तो ये अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर है। 140 सेक्शन दिया गया है, ये 140 सेक्शन रिलेटेड है रिमूवल एंड रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर से रिलेटेड। रिमूवल, अगर एक्सपायरी ऑफ टर्म, उसकी टर्म एक्सपायर नहीं हो उससे पहले रिमूवल होता है तो क्या कंडीशंस में किस तरह से उसको वर्क करना होगा। रेजिग्नेशंस और स्पेशल नोटिस, रिटायरिंग, अगर ऑडिट रिटायर हो रहा है तो उसे स्पेशल नोटिस देना होगा। और ये जो है ऑडिटर चेंज करने की जो पावर है वो किसके पास है, ट्रिब्यूनल के पास में है। तो ये सब जो है सबसेक्शन इसमें मेंशन है। नेक्स्ट हम बात करें 141 जो कि इसकी क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन के बारे में दिया गया है। सबसे पहले क्वालिफिकेशन की बात करें तो ओनली CA एंड मेजॉरिटी फॉर्म ऑफ CA, कौन जो है क्वालिफाई होगा, ओनली CA। आपको ये ध्यान रखना होगा, ओनली जो चार्टर्ड अकाउंट है वो ऑडिट कर सकता है किसी कंपनी में, या फिर अगर कोई फर्म कर रही है तो उसमें जो मेजॉरिटी है वो पार्टनर जो है वो क्या होनी चाहिए, चार्टर्ड अकाउंट होने चाहिए। कोई जो फर्म है कोई कंपनी जो है वो उसका ऑडिट नहीं कर सकती, लेकिन कोई LLP है वो उसका जो है ऑडिट कर सकती है। और डिसक्वालिफिकेशन है ये सबसेक्शन 3 में दी गई है। तो सबसे पहले बात करें, एक मिलके बॉडी कॉर्पोरेट नहीं बना ले, ऐसा नहीं है कि जो मेजॉरिटी ऑफ CA हैं वो मिलके एक बॉडी कॉर्पोरेट बना ले, इस तरह से नहीं। लेकिन LLP को परमिशन है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को छोड़कर बाकी जो हैं कॉर्पोरेट बॉडी कॉर्पोरेट नहीं बना ले। और एम्प्लॉय अगर बना लेती है तो वो डिसक्वालिफिकेशन हो जाती है ऑडिटर की। और उसके बाद है एम्प्लॉय एंड ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी के कोई भी एम्प्लॉय और ऑफिसर्स हैं वो ऑडिट उस कंपनी में नहीं कर सकते। दूसरा है किसी कंपनी, उसी कंपनी के जो एम्प्लॉय हैं और ऑफिसर्स हैं उनके पार्टनर भी नहीं कर सकते हैं। ओके, पार्टनर ऑफ एम्प्लॉय एंड ऑफिसर्स भी उस कंपनी में जो है ऑडिट नहीं कर सकते, अगर करते हैं तो वो डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। और एक पर्सन जो खुद और उसका
या उसके पार्टनर या उसके रिलेटिव जो हैं वो उसी कंपनी में जो हैं क्या है ऑडिट नहीं कर सकते हैं। बिजनेस रिलेशन है, किसी तरह से बिजनेस से सर्विस ली गई है, इस तरह से अगर कोई पर्सन है तो वो उस कंपनी में जो है ऑडिट नहीं कर सकता। उसके बाद एक कोई अच्छी पोजीशन पे है कंपनी में, कोई डायरेक्टर है, की मैनेजरियल पर्सनल है या फिर कुछ और एक अच्छी जो है पोजीशन पे अगर पर्सन है तो वो भी उस कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकता है। अगर और ये जी जो है मतलब सबसेक्शन 3 जी में मेंशन किया गया है नॉट मोर देन 20 कंपनी से ज़्यादा का ऑडिट एक जो ऑडिटर है वो नहीं कर सकता है। बट इस 20 कंपनी में इंक्लूड नहीं किया गया है किसको, ओपीसी स्मॉल कंपनी और डोरमेंट कंपनी को जो है इंक्लूड नहीं किया गया है। ओपीसी 1% कंपनी, स्मॉल और डोरमेंट कंपनी जो अभी एक्टिव नहीं है उसे डोरमेंट कंपनी कहते हैं। तो इनको नॉट ये इंक्लूड नहीं होगी। बाकी अदरवाइज 20 कंपनी का ऑडिट कर लिया है तो वो फिर डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ए पर्सन इज कन्विक्टेड फॉर 10 ईयर्स, अगर वो व्यक्ति जो किसी कन्विक्टेड है किसमें 10 ईयर्स से किसी लॉ के अकॉर्डिंग, तो फिर उसको क्या हो जाएगा, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। और ए पर्सन और हिज एनी फॉर्म ऑफ एंटिटी एंगेज्ड इन सर्विस एज प्रोवाइडेड 144, और सेक्शन 144 में जो सर्विस दी गई है अगर वो सर्विस उस कंपनी को प्रोवाइड करवा रहा है तो वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सबसेक्शन 1 और 2 है उसमें दिया गया है क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर, और जो बाकी की 3 में है डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है कि मिलके एक बॉडी कॉर्पोरेट बना ले तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अगर किसी कंपनी का एम्प्लॉयर ऑफिसर है या किसी कंपनी का एम्प्लॉयर ऑफिसर का पार्टनर है या फिर वो पर्सन जो उस कंपनी में काम करता है या फिर उसका कंपनी में जो काम करता है उसका पार्टनर है या फिर उसका कोई रिलेटिव है, वो भी उस कंपनी में ऑडिट नहीं कर सकता। या फिर किसी तरह से बिजनेस रिलेशन है या फिर उस कंपनी में एक अच्छी पोस्ट पे है, पोजीशन पे है, या फिर वो 20 कंपनी से ज़्यादा को ऑडिट कर रहा है, और या फिर वो कन्विक्टेड है, 10 ईयर्स से ज़्यादा की सज़ा वो काट चुका है, पनिशमेंट मिल चुका है लॉ में किसी तरीके से, और ए पर्सन जो 144 के सेक्शन में जो सर्विस प्रोवाइड किया है उनमें एंगेज्ड है, तो वो सब अगर काम इन्होंने किए हैं तो ये ऑडिटर जो हैं इस कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकते, वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं 142 जो है रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर के बारे में है कि ऑडिटर को रेम्यूनरेशन कहाँ पे फिक्स किया जाता है, जनरल मीटिंग में। रेम्यूनरेशन यानी कि उसको मिलने वाला पारिश्रमिक, उसको मिलने वाली इनकम, वो जो फिक्स कहाँ की जाती है, जनरल मीटिंग में, क्योंकि जनरल मीटिंग में ही अपॉइंट किए जाते हैं। और इंक्लूड क्या क्या रेम्यूनरेशन में इंक्लूड होगा, ऑडिट जो फीस है उसकी वो, और एक्सपेंसेस रिलेटेड टू ऑडिटिंग, जब उन्होंने ऑडिट किया है, कोई ऑडिटर है उसने किसी कंपनी में ऑडिट किया है तो उससे रिलेटेड जो खर्चे हैं वो भी इंक्लूड होके जो है उसे रेम्यूनरेशन के रूप में मिलेंगे। नेक्स्ट हम बात करें 143 में राइट और पावर दी गई हैं, तो हम इसे 1 बाय 1 देखते हैं। इसको आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये आपके जो सिलेबस में है स्पेशल मेंशन है, राइट और पावर ऑफ ऑडिटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट टू एक्सेस बुक्स एंड वाउचर, बुक्स और वाउचर को एक्सेस करने का राइट है कि उनको देख सकता है, उनको स्टडी कर सकता है, उनको ले सकता है और उनके बारे में अपने जो ऑडिट हैं उससे रिलेटेड जो रिसिप्ट्स वगैरह हैं उनको देख सकता है। राइट टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन, उसके बारे में इंफॉर्मेशन और उसके बारे में एक्सप्लेनेशन देने का अधिकार। और साइन ऑडिट रिपोर्ट को साइन, जैसे ऑडिट की और फिर उन्होंने अपनी ऑडिट रिपोर्ट दी और उस पर साइन करने का अधिकार होगा। अटेंड जनरल मीटिंग को अटेंड करने का राइट है। एंड विजिट ब्रांचेज, उससे रिलेटेड जो कंपनी है उससे रिलेटेड और भी ब्रांच है उनका विजिट करना, उनकी बुक्स एंड वाउचर को चेक करना, ये उसके राइट होते हैं। और रेम्यूनरेशन लेना उसका राइट है। रिपोर्ट टू मेंबर, जब रिपोर्ट उन्होंने बना दी किसी कंपनी के बारे में, जिस कंपनी की वो ऑडिट कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग में जो रिपोर्ट है वो मेंबर को देना, ये उनका राइट है। एंड गिव सजेशन देना, अपना ओपिनियन देना, किसको, बोर्ड को, माने ना माने इसकी बाध्यता नहीं है लेकिन वो अपना सजेशन दे सकते हैं। एंड गिव ओपिनियन अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ये इनके राइट है, आप इनको ध्यान से पढ़िएगा।
ऑडिट करने के लिए बुक्स एंड वाउचर चाहिएंगे, तो उनकी क्या है, एक्सेस करेगा। एक्सेस करने के बाद उनकी इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन, और उसके बाद ऑडिट रिपोर्ट तैयार की जाएगी। अब रिपोर्ट तैयार की जाएगी, उसके बारे में अटेंड एंड जनरल मीटिंग करें। उसके बाद जो है उससे रिलेटेड, जो कंपनी से रिलेटेड विजिट ब्रांचेस एंड रेम्यूनरेशन लेने का अधिकार। अब इतना काम कर रहा है तो उससे रेम्यूनरेशन लेने का अधिकार है। और रिपोर्ट किसको देगा, मेंबर को। और सजेशन टू द बोर्ड, सजेशन देने का अधिकार है, माने ना माने ये बोर्ड की मर्जी पे डिपेंड करता है। एंड ओपिनियन अबाउट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ओके। एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू या फेयर हैं, किस तरह से हैं, उसके बारे में अपनी ओपिनियन देना, ये भी क्या है, ऑडिटर का राइट है। नेक्स्ट हम बात करें 144, जिसमें मेंशन किया गया है कि कुछ ऐसी सर्विस हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अगर ऑडिटर देता है तो वो कंपनी को नहीं दे सकता, कि कैन नॉट प्रोवाइड। ये जो सर्विसेज हैं प्रोवाइड नहीं करवाई जा सकती, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। 144 में क्या मेंशन है, प्रोहिबिटेड सर्विस, कि कौन सी ऐसी सर्विस है जो प्रोहिबिटेड है। तो सबसे पहले हम देखें, अब कौन सी कंपनी, या तो वो कंपनी या उसकी कोई होल्डिंग कंपनी है या सब्सिडरी कंपनी है, तो इसमें क्या है, प्रोहिबिट है, बैन है। तो फिर देखते हैं सबसे पहले अकाउंटिंग एंड बुक्स कीपिंग सर्विस। अब बताइए आप, जिस कंपनी का ऑडिट करना है उसी कंपनी की जो बुक है उनको मेंटेन करने का काम उस पर्सन का है, तो वो ऑडिट कैसे करेगा, तो वो नहीं कर सकता, ऐसी सर्विस प्रोवाइड नहीं करवा सकता। उसका इंटरनल ऑडिट नहीं कर सकता, डिजाइन और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम। अगर इस तरह बायसनेस को रोकने के लिए ये जो सर्विस हैं कुछ, ये प्रोहिबिटेड की गई हैं। अब इसमें देखें, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी जो सर्विस दी गई है वो, और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज एंड मैनेजमेंट सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज, एनी अदर काइंड ऑफ सर्विसेज, या तो वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस कंपनी में जिसकी ऑडिट कर रहा है उसको ये सेवाएं प्रोवाइड नहीं करवा सकता, उसकी होल्डिंग को भी नहीं और उसकी सब्सिडरी कंपनी को भी नहीं। आई होप ये आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट है 145, जो कि ऑडिटर साइन रिपोर्ट के बारे में है, कि ऑडिटर को जो रिपोर्ट ऑडिटर ने दी है कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में कंपनी के, तो उसे क्या है, उस ऑडिटर रिपोर्ट पर साइन करना होगा, और साइन और सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट। और ये जो कौन करेगा, क्वालिफाई ऑडिटर। या क्वालिफाई ऑडिटर का मतलब क्या है, कि मान लीजिए एक मेजॉरिटी ऑफ फर्म ऑफ पार्टनर है, जो फर्म है वो कंपनी की ऑडिट कर रही है और उसमें मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर जो हैं सीए हैं। अब जो एक पार्टनर है वो सीए नहीं है लेकिन वो ऑडिट कर रहा है, तो वो उस जो डॉक्यूमेंट है उन पे साइन नहीं कर सकता, क्योंकि वो क्वालिफाई ऑडिटर नहीं, ऑडिटर तो है बट वो चार्टेड अकाउंट नहीं है। यानी कि जो मेजॉरिटी ऑफ फर्म में जो ऑडिटर हैं उसमें उसका सीए होना जरूरी है, यानी उसका क्वालिफाई होना जरूरी है। क्वालिफाई ऑडिटर ही उस पर साइन कर सकता है, इसका कहने का मतलब ये है। और 146 में हम बात करें ऑडिटर टू अटेंड जनरल मीटिंग, कि ऑडिटर को जो है अटेंड जनरल मीटिंग जो है अटेंड करनी होगी। ऑडिटर एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव, अगर ऑडिटर नहीं आ सकता किसी वजह से तो वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेज सकता है सम केस में, एंड ऑल जनरल मीटिंग उसको अटेंड करनी होगी। तो ये इसके रिगार्डिंग में है, क्योंकि जनरल मीटिंग में क्या होते हैं, कंपनी के मेंबर होते हैं और कंपनी का व्यू किसको देना है, कंपनी के बारे में बात किसके बतानी है, किसको रिपोर्ट देनी है, और मेंबर्स को जो कि उसमें इन्वेस्टर हैं। तो इसके रिगार्डिंग में इस प्रोविजन को मेंशन किया गया है। 47 के बारे में हम बात करें तो 147 में है पनिशमेंट, कि कौन कौन से ऐसे सेक्शन हैं जिनकी पालना अगर ऑडिटर नहीं करता है तो उसको किस तरह से पनिश किया जाएगा। तो ऑडिटर जो है वो अगर डोंट ओबे 139 सेक्शन, 139 में क्या था, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, 143 राइट ऑफ ऑडिटर, 144 जो सर्विस उसको प्रोहिबिटेड की गई है वो, और 145 यानी कि साइन टू रिपोर्ट, उससे रिलेटेड अगर ये सेक्शन को नहीं मानता है तो फिर उसको क्या होता है, 25,000 से लेके 5 लाख तक का जुर्माना या फिर उसके 4 टाइम रेम्यूनरेशन को जब्त कर लिया जाएगा, उसको पेमेंट नहीं की जाएगी। इस तरह से ऑडिटर का पनिशमेंट है, और कुछ केस में जेल भी हो सकती है। कंपनी एंड ऑफिसर के केस में बात करेंगे 139 से लेके और 146। अब यहाँ पे आप जब पढ़ें
तो आप रिवाइज कर लें कि 139 से लेके 146 में कौन कौन सी किस सेक्शन में प्रोविजंस हैं। इससे क्या होगा कि आपका रिवाइज हो जाएगा। तो कंपनी के केस में क्या है, 25,000 से लेके 5 लाख तक का जुर्माना, और ऑफिसर के केस में क्या है, 10,000 से लेके 1 लाख तक का जुर्माना मेंशन है। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट हम बात करें 148 जो कि कोस्ट ऑडिट के बारे में है। तो कोस्ट ऑडिट को मेंशन किया गया है। अब कोस्ट ऑडिटर्स को अपॉइंटमेंट कौन करेगा, अपॉइंट करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ओके, और ऑडिट रिपोर्ट किसे देनी होगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की। आप ये बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा, जो अपॉइंट करता है उसी को रिपोर्ट देनी होती है। ओके, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रिपोर्ट देनी होगी 180 डेज में फ्रॉम एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। और सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में सेंट्रल गवर्नमेंट को ये जो रिपोर्ट है वो देनी होगी 30 डेज में। और मैनर क्या होगा, XBRL एक फॉर्म आता है, उस मैनर में इन्हें कोस्ट ऑडिट देनी होगी। मेनली तो आप इसका जो सेक्शन है उसको ध्यान में रखिएगा, कोस्ट ऑडिट का। ओके, उसके बाद है ड्यूटीज एंड ऑडिटर, ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर जो कि आपके स्पेशली मेंशन है, इसको ध्यान में रखेंगे। कौन कौन से स्टेटरी ड्यूटीज हैं, कौन कौन सी ड्यूटीज अंडर कॉमन लॉ के अकॉर्डिंग है, और अदर ड्यूटीज। उसके बाद हम सबसे पहले बात करें अदर ड्यूटीज। कॉन्ट्रेक्चुअल ड्यूटीज यानी कि जिससे एग्रीमेंट किया गया है, ऑडिटर का एग्रीमेंट हुआ है कि ऑडिट की जाएगी इस तरह से, उसका जो है ड्यूटीज है उनको पूरा करे। जो उसका प्रोफेशन है यानी कि ऑडिट करना उसका प्रोफेशन है, उसको ईमानदारी से करे। और ड्यूटीज कॉमन लॉ के अकॉर्डिंग टू बी ऑनेस्ट, ईमानदारी से काम करे। ऑब्टेन नॉलेज टू द कंपनी, कंपनी के बारे में उसको नॉलेज को ऑब्टेन करने के ड्यूटीज हैं उसकी। परफॉर्म करे एडिशनल वर्क, उसको जो करना है उसको करने की उसकी ड्यूटीज है। एंड टू वेरीफाई एसेट्स, जो एसेट्स दी गई है बैलेंस शीट में उसको वेरीफाई करे, हेल्ड बाय द कंपनी, कि कंपनी की है या किस तरह से लीज पे ली गई है, इस तरह से वेरीफाई ऑफ एसेट्स की ड्यूटीज है उसे। और स्टेटरी ड्यूटीज की बात करें, रिपोर्ट टू द मेंबर, मेंबर को रिपोर्ट करना। ड्यूटीज टू इंक्वायर, इंक्वायरी करना। कंप्लाई विद ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड की पालना की गई है या नहीं ये देखना। एंड रिपोर्ट ऑन फ्रॉड, अगर कोई फ्रॉड हो गया है तो उसके बारे में रिपोर्ट करना। एंड रीजन फॉर नेगेटिव रिपोर्ट, अगर नेगेटिव रिपोर्ट दी गई है कि कंपनी जो है सही ट्रू एंड फेयर जो रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रही है, तो उसका रीज़न क्या है, उसको जो है नेगेटिव रिपोर्ट दी गई है तो उसके रीज़न को बताना। और असिस्ट इन्वेस्टिगेशन, अगर कोई इन्वेस्टिगेशन करनी है तो उसमें सहायता करना, कि इन्वेस्टिगेशन की जा रही है उसमें सहायता करना ऑडिटर की, ये जो है ड्यूटीज़ है। एंड सर्टिफाई करना स्टेटरी रिपोर्ट, ये सब इसकी ड्यूटीज़ हैं। तो ये आप स्टेटरी ड्यूटीज़ में कौन कौन सी आती है, कॉमन लॉ में एंड अदर ड्यूटीज़। आप इसमें ड्यूटीज़ पढ़ लीजिएगा कि जो ऑडिटर की ड्यूटीज़ वो कौन कौन सी हैं और किस तरह से इसको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यहाँ पे कुछ केस जो है मेंशन किए गए हैं, सम इम्पॉर्टेंट केस जो आपके एग्जाम में आते हैं। और लास्ट टाइम ये किंगस्टन कॉटन मिल्स का केस भी पूछा गया था कि उसमें किस तरह से ऑडिटर का रोल बताया गया है। तो यहाँ पे ये कहा गया कि ऑडिटर का जो रोल है वो एक वॉच डॉग जैसा है, यानी कि वो देखे कि जिस तरह हम मान लेते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 5 लाख की जो है कोई मशीनरी दिखाई गई है, तो वो वास्तव में 5 लाख की है या नहीं, हमें ये जांच करना है। ऑडिटर का काम ये है, ना कि ऐसा कि वो शक करे सबसे पहले कि ये 5 लाख की नहीं हो सकती, इस तरह से लेके नेगेटिव एस्पेक्ट लेके ना चले। तो इस केस में ये कहा गया, यहाँ पे दिखाया गया है कि ये जो डॉग है, ये जो ऑडिटर है वो वॉच डॉग की तरह काम करे, ना कि ब्लड होंड यानी शिकारी कुत्ते के जैसे कि शिकारी करना है, इसको तो पकड़ना ही पकड़ना है, इस तरह से काम ना करें। उसके बाद है सेकेंड लाइन इनमें कहा गया है कि ऑडिटर शुड नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइंडिंग एवरी फ्रॉड एंड एरर। अगर फ्रॉड और एरर पकड़े जाते हैं, मिलता है किसी कंपनी में, तो उसके लिए ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि जो मैनेजरियल अथॉरिटी है उसने मिलके ये सब किया है, उस वजह से ये फ्रॉड या किसी और वजह से हुआ है। ऑडिटर का काम उसको पकड़ना है, ना कि उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि ये फ्रॉड और एरर पकड़े गए तो उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो, इस तरह से नहीं है। एंड ऑडिटर मस्ट बी कॉन्शियस एंड केयरफुल, ऑडिटर जो है कॉन्शियस एंड केयरफुल होकर काम करे, समझदारी और चतुराई से अपना ऑडिट
करें। ओके, ये किंगस्टन कॉटन मिल्स में कहा गया। उसके बाद एक सेकंड केस आया है लंदन एंड जनरल बैंक केस। इसमें कहा गया कि जो ऑडिटर है उसको किस तरह से काम करना चाहिए, ऑनेस्ट होके, ईमानदार होके काम करना चाहिए, बायसनेस तरीके से नहीं करना चाहिए, तभी तो वो एक अच्छी ऑडिट रिपोर्ट दे पाएगा। एंड ही शुड नॉट सर्टिफाई what he is not believed to true, auditor is not an insurance। ऑडिटर कोई इंश्योरर नहीं है जो गारंटी दे कि ये जो ऑडिटर ने मान लिया रिपोर्ट दी कि ये ट्रू एंड फेयर हैं, बिल्कुल। उसके बाद ये ज़रूरी नहीं है कि वो बिल्कुल, ऑडिटर ने सिर्फ और सिर्फ उस वाउचर के अकॉर्डिंग जो उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टडी किए थे उसके अकॉर्डिंग अपना जो रिव्यू है, ओपिनियन है, वो दिया है। वो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो इसकी गारंटी देता है कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिए गए हैं ये बिल्कुल ट्रू एंड फेयर है कि नहीं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। अब मैं आपको फाइनली स्टार्ट से थोड़ा बहुत ये बता देती हूँ कि आप इस जो ये कंपनी ऑडिट है इसमें ये जो प्रोविज़न एंड सेक्शन दिए गए हैं ये आप अच्छे से पढ़िएगा। ओके, एंड आप इसको अपने रूम में एक पेज पर लिखकर चिपका लीजिएगा और उसको बार बार रीड कीजिएगा। आई होप इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, और जो आपको स्पेशली मेंशन किया गया है कि अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर एंड उसके बाद डिस्क्वालिफिकेशन, ये अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर स्पेशल मेंशन किया गया है, और राइट एंड ड्यूटीज़, इनको आप ध्यान से पढ़ के जाइएगा। ये कौन से सेक्शन में है और किस तरह से इनको किया गया है, राइट कौन से हैं, ड्यूटीज़ कौन सी है, इनको अच्छे से पढ़िएगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और ऐसे ही और वीडियो के लिए अब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।